होते हैं। जंतु तक के बारे में हम लोग को जानना है। जंतु तक कितने प्रकार के होते हैं? तो जंतु तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। कौन कौन होता है? 4 गो। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक होता है, पेशी ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक भी, एपिथेलियम ऊतक भी 4 प्रकार के होता है। वो कौन कौन होता है? स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, सल्की एपिथेलियम ऊतक, घनाकार एपिथेलियम ऊतक और रोम या पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम मतलब उपकला एपिथेलियम ऊतक क्या होता है? 4 प्रकार के। सल्की, स्तंभाकार, घनाकार या रोमक या पक्षमाभी। संयोजी ऊतक क्या होता है? तो संयोजी ऊतक भी हम लोग जान लेते हैं। संयोजी ऊतक भी 3 प्रकार के। एक वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकालीय ऊतक और फिर क्या होता है? तरल ऊतक। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकालीय ऊतक और तरल ऊतक। आप देखिए वास्तविक संयोजी ऊतक भी कितने प्रकार के होते हैं? तो भी 4 प्रकार के होते हैं। एल्यूर, वसा संयोजी ऊतक, श्वेत ऊतक, टेंडन, मतलब 4 नहीं 5 प्रकार के संयोजी ऊतक। एल्यूर, वसा संयोजी ऊतक, श्वेत ऊतक, टेंडन और लिगामेंट। ये क्या है? वास्तविक संयोजी ऊतक। अब देखिए कंकालीय ऊतक के बारे में हम जानेंगे। तो कंकालीय ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, अस्थि और उपास्थि कंकालीय ऊतक में। अब तरल ऊतक में, तरल ऊतक कितने प्रकार? 3 प्रकार के होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो पेशी ऊतक के बारे में हम लोग को जानेंगे। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। आरेखित पेशी ऊतक या अनैच्छिक पेशी ऊतक इसको कह सकते हैं। रेखित पेशी ऊतक या ऐच्छिक पेशी ऊतक है। एक होता है हृदय पेशी ऊतक। ये आदमी को जल्दी भूल जाता है, लेकिन हम लोग को पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? आरेखित या अनैच्छिक पेशी ऊतक, रेखित या ऐच्छिक पेशी ऊतक, हृदय या हृदय पेशी ऊतक। अब अगला एक और लास्ट क्या होता है? उसको हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। ये तंत्रिका ऊतक का भाग नहीं होता है। अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये सब तो इंट्रोडक्शन हो गया, हम लोग को यही से पढ़ना है। हाँ, जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस करते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? अपनी छाती की गति को महसूस करते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पेशीय कोशिका। पेशीय कोशिका ही क्या कर सकता है? वो फैला सकता है, सिकुड़ा सकता है, गति प्रदान कर सकता है। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो पेशी ऊतक, हम पेशी ऊतक या पेशी कोशिका क्या वो हम बताए थे। पेशी ऊतक 3 प्रकार के बताए थे। आरेखित, रैखित और हृदय पेशी। इन कोशिकाओं का फैलना या सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। जैसे हम लोग ये मसल्स है, पेशी है, ये फैलता है, सिकुड़ता है। यही फैलना सिकुड़ना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? यह फेफड़े के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, ये भी हमको जानना है। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास उठ कर आ खड़े हुए। तो इसके बारे में हम लोग को जानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्नों को हल करने के लिए एक संकेत है। किसके लिए? कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, ऑक्सीजन कहाँ जाता है, इसका एक ही हल में हम जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक संकेत है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या करते हैं? पावर हाउस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को खोज किया था, अल्टमैन ने किया था। जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ठीक है, अल्टमैन ने किया था। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। ये क्या करता है? फेफड़ा से होते हुए ऑक्सीजन कहाँ जाता है? सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थ को एकत्र करके कहाँ लाता है? यकृत में, जिसको हम क्या कहते हैं? कलेजी भी कहते हैं, है ना, तथा वृक्क तथा तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशीय दोनों ही
हमारे शरीर में पाए जाने वाला ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ये इसके बारे में हम पहले इंट्रोडक्शन में बताए थे कि हम लोग यही से पढ़ना है। फिर एक बार फिर इसको पुनरावृत्ति कर लेते हैं। एपिथेलियम ऊतक को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? उपकला ऊतक। संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। रक्त कैसा ऊतक है? तो एक प्रकार का संयोजी ऊतक तथा पेशीय ऊतक। पेशी क्या है? पेशी ऊतक का। एपिथेलियम ऊतक के बारे में हम डिस्क्रिप्शन आगे पढ़ते जा रहे हैं। एपिथेलियम ऊतक क्या है? जंतु के शरीर को ढकने, देखिए, जंतु के शरीर को ढकने के लिए या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। एपिथेलियम ऊतक के काम क्या है? जो जंतु है, जीव हैं, जीव के शरीर के बाहरी जो भाग जो ढका जा रहा है, चाहे बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक को क्या कहते हैं हम लोग? एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं मतलब कैविटी को ढकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जो शारीरिक तंत्र जो एक दूसरे से अलग करता है, शारीरिक तंत्र एक में रहेगा तो क्या एक दूसरे से मिला रहेगा तो क्या शारीरिक तंत्र नहीं काम करेगा। तो क्या करता? अलग करने के अवरोध का निर्माण करते हैं। तत्व, मुंह, आहार नली, रक्त विहीनी, नली का अस्तर जो होता है, फेफड़ों की कुपिका हम लोग देखे होंगे, और वृक्कीय नली आदि जो सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। हम इन लोग को अलग अलग से हम लोग जानेंगे। एपिथेलियम ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, हम लोग पढ़े थे। कौन पढ़े थे? एपिथेलियम सल्की एपिथेलियम ऊतक, फिर क्या था? स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, घनाकार एपिथेलियम ऊतक, रोमक या पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक। तो ये सब जो है किस किस एपिथेलियम ऊतक में आते हैं, हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अंडवत परत का निर्माण करते हैं। अंडवत मतलब लगातार एक परत का निर्माण करते जाते हैं। ये अगर एपिथेलियम ऊतक नहीं रहता तो हमारे अंदर क्या होता? त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि ये सब नहीं हो पाता, हमारे अंदर नहीं मौजूद रहता। एपिथेलियम ऊतक का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे शरीर में। तो देखिए, हम लोग का एक सल्की है। ये सल्की आप सल्की से आप नाम से जान गए होंगे कि मछली का जो ऊपर का कवर सल्की टाइप का होता है, उसी आकार का ये होता है, उसी की तरह का होता है। ये कौन सा होता है? सल्की एपिथेलियम। इन परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच ये क्या काम है इसका? एपिथेलियम ऊतक का काम है भोजन को ले जाना। भोजन अगर चिपक जाएगा तो फंस जाएगा। रक्त का काम क्या है? एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना। अगर रक्त चिपक जाएगा तो ये जहाँ जो चिपकता नहीं है वहाँ कौन सा ऊतक होता है? एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक, अभी सल्की नहीं, एपिथेलियम ऊतक होता है। स्पष्ट जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता होगा। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच पारगम्य शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ये एपिथेलियम ऊतक नहीं रहता तो हमारे शरीर में जो भी वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, वो सही तरीक़ा से नहीं होता। हमको बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। जो उत्सर्जी अंग में जो भी ले जाना है, चाहे नलिकाएँ हो गया, चाहे फिर क्या कहता है हृदय कुपिका हो गया, फिर फेफड़ों की कुपिका हो गया, वृक्क नली हो गया, रक्त वाहिनी हो गया, आहार नल, मुंह, त्वचा, ये सब में अगर नहीं रहता तो बहुत दिक्कत होता है, तो बहुत परेशानी होती। ये एपिथेलियम ऊतक हमारे शरीर को क्या एक मुख्य अंग कहा जा सकता है, अभिन्न अंग इसको कह सकते हैं। सामान्यतः सभी एपिथेलियम को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली से नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग होता है। कहने का मतलब बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली इसे नीचे रहने वाले मैंने अंदर रहने वाले से अलग होता है। तब अलग अलग प्रकार से, जैसे चित्र के अनुसार यहाँ दिया हुआ है कि एपिथेलियम ऊतक की संरचनाएं भिन्न, जैसे कार्यों के पर आधारित होता है। एपिथेलियम ऊतक कार्यों के आधार पर 4 प्रकार के एपिथेलियम ऊतक, उसके कार्यों के आधार पर हमारे शरीर में कौन कहाँ होता है। सल्की एपिथेलियम कहाँ होगा, घनाकार एपिथेलियम ऊतक कहाँ होगा, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक कहाँ होगा,
ये स्तरीय या पक्षमाप एपिथेलियम ऊतक कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो कोशिका उनके कार्यों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर या कूपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर की पॉइंट मेरा मिला है कि कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर या कूपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम झिल्ली, वर्णात्मक मतलब रंग जैसा, चाहे कोई और होगा, वर्णात्मक होगा, पारगम झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं। कैसी एपिथेलियम ऊतक होती है? चपटी, जहाँ पर संवहन वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होगा, वहाँ पर कैसी होगी? चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होगी। इनको सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये कौन सा एपिथेलियम होता है? सरल सल्की एपिथेलियम होता है। कहाँ पर? जहाँ संवहन वर्णात्मक पारगम झिल्ली होता है, ये वहाँ पर ये होता है। ये कौन सा है? तो सरल संवहनी, जो संवहनी वर्णात्मक पारगम झिल्ली जहाँ होता है, वो कौन सा स्थान है? तो रक्त नलिका स्तर या कूपिका। तो रक्त नलिका स्तर और कूपिका में कौन सी एपिथेलियम ऊतक होता है? सल्की होता है। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल स्तर का निर्माण करती है। कैसा होती है? मुलायम। आहार नली तथा मुंह का स्तर कैसा होता है? सल्की एपिथेलियम ऊतक होता है। आहार नली जो होता है, मुंह का जो स्तर होता है, वो कैसा होता है? सल्की एपिथेलियम ऊतक से ढका रहता है। अब आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। अब देखिए बाहरी भाग भी किससे बना होता है? सल्की से बना होता है। अब घनाकार कहाँ बना होता है, ये सभी हम लोग को जानना है। इनको कटने या फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होता है। इसीलिए क्यों है ये सल्की हो जाता है शरीर, जो मछली के ऊपर वाला भाग है, तो उसी तरह से हमारे त्वचा में भी सल्की जैसा सल्की जरूरी है। इसलिए सल्की एपिथेलियम ऊतक जरूरी हमको पाया जा रहा है। अब हम ये फटने और कटने से बचने के लिए परतों के व्यवस्थित हैं, क्योंकि ये परतें ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। इसलिए इन एपिथेलियमों को स्तरीय सल्की एपिथेलियम ऊतक कहते हैं, जहाँ अवशोषण या श्रावण होता है। अब देखिए कहाँ कहाँ होता है ये सब चीज़ एपिथेलियम ऊतक। देखिए कहाँ यहाँ था, जो जहाँ संवहन पारगम झिल्ली द्वारा कोई भी चीज़ को हम लोग ले जाना, तो वहाँ कौन सा ऊतक जरूरी था? तो सल्की एपिथेलियम ऊतक जरूरी था। अब यहाँ पर कौन है? जहाँ पर अवशोषण और स्राव, जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत, भीतरी स्तर, लीनिंग। भीतरी स्तर क्या होता है? लीनिंग। यहाँ वहाँ पर क्या होती है? लंबी एपिथेलियम ऊतक का काम होता है। कौन सी एपिथेलियम ऊतक? लंबी एपिथेलियम ऊतक उसका मौजूद होती है। यह लंबी एपिथेलियम ऊतक क्या होता है? तो स्तंभाकार होता है। लंबी एपिथेलियम कौन होता है? स्तंभाकार। तो स्तंभाकार कहाँ होता है? जहाँ पर अवशोषण का काम हो, जहाँ श्रवण का काम हो, तो क्या होता है वहाँ पर? स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक का काम होता है। तो एपिथेलियम ऊतक अवरोध को पार करने में सहायक प्रदान करता है। ये क्या करता है? एपिथेलियम ऊतक अवरोध को पार करने में सहायक प्रदान करता है। श्वसन नली में, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते, श्वसन नली में भी क्या होता है? स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक होता है। जो सांस लेते हैं वहाँ भी श्वसन क्या होता है? क्यों? क्योंकि अवशोषण करने वाला, सांस को अवशोषण करने लगता है, हवा को अवशोषण करना है, स्राव करना है, इसीलिए क्या होता है? स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक पक्षमाभ होते हैं। क्या होते हैं? ऊतक या पक्षमाभ होते हैं, जो कि एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसे रचनाएं होती हैं। कैसे होते हैं? बाल जैसे रचनाएं। इसमें स्तंभाकार में बाल जैसे रचनाएं जो होती हैं, ये पक्षमाभ गति करते हैं। पक्षमाभ गति, जो सांस लेते हैं यहाँ पर बाल जैसा होता है, तो वैसी जगह पर क्या होता है? स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक होता है। इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। एपिथेलियम ऊतक जो पक्षमाभ या नाक में जो पक्षमाभ क्या करता है? वो साफ करके हवा को ले जाता है, तो क्या करता है? श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करता है। जो श्लेष्मा कहाँ होता है? श्लेष्मा पेट में होता है, आमाशय में। तो इस प्रकार एपिथेलियम ऊतक को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। ऐसे कहाँ पर जो छान कर ले जाता है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर क्या है? घनाकार एपिथेलियम ऊतक। घनाकार एपिथेलियम ऊतक कहाँ होता है? वृक्क नली में होता है। वृक्क नली किसको कहते हैं? किडनी को कहते हैं।
लार ग्रंथि की नली के स्तर पर निर्माण होता है। कौन? घनाकार। इसके बारे में हम फिर रिपीटेशन करेंगे। जहाँ यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेष अर्जित करती हैं, जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। श्रवण क्या करती है? कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है, एपिथेलियम ऊतक अंदर की ओर मुड़ जाता है तो तथा एक बहुकोषीय ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। एक कैसी कहलाती है? ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। ये इसके बारे में हम लोग पढ़े। अब थोड़ा सा और रिवीजन करेंगे कि लार और वृक्क नली में कौन सा एपिथेलियम ऊतक होता है? तो घनाकार होता है। लार और वृक्क में कौन सा होता है? घनाकार। ये एपिथेलियम ऊतक होता है। अब आगे बढ़ेंगे। संयोजी ऊतक किसको कहते हैं? संयोजी ऊतक से पहले हम थोड़ा सा और एपिथेलियम ऊतक के बारे में जानेंगे कि देखिए एपिथेलियम, सल्की एपिथेलियम ऊतक ये त्वचा की बाहरी परत पर पाए जाते हैं, जिह्वा में पाए जाते हैं, जीभ में, गर्भनली में, आहार नाल के स्तर पर पाए जाते हैं। यहाँ क्लियर हो गया। कहाँ पाए जाते हैं? सल्की एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं? ये त्वचा की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, जीभ में पाए जाते हैं, ग्रसनली में पाए जाते हैं, आहार नल के स्तर में पाए जाते हैं। ये क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये संवहनीय पारगम, संवहनीय क्या होता है? ये पारगम झिल्ली द्वारा इसको काम करना पड़ता है। इसके लिए ये आपका क्या काम है? ये इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग? एपिथेलियम, सल्की एपिथेलियम ऊतक। स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक क्या है? इनका कार्य अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। ये स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक कौन है? स्तंभाकार ये क्या करता है? इनका कार्य क्या? अवशोषण और श्रवण के अतिरिक्त अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। तो ये जो कहाँ होता है? ये आंत में होता है, भीतरी स्तर में होता है। ये आंत में होता है और भीतरी स्तर में, ये स्तंभाकार एपिथेलियम। अब देखिए, और श्वासनली में भी होता है, ये बता रहा है। श्वासनली में भी कहाँ होता है? श्वासनली में भी स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में पक्षाभ होते हैं। श्वासनली के पीछे फिर क्या जो पक्षाभ होता है, पक्षाभ में कौन होता है? तो हम लोग क्या पाए थे? पक्षाभ में होता है कौन सा? तो होता है ये स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। ये अब आगे देखिए, घनाकार एपिथेलियम ऊतक ये लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि या वृक्क नलिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वृक्क नलिका में पाया जाता है। घनाकार, ये तो पूर्णतः क्लियर हो गया। रोमक या पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक, इनकी मुख्य सतह पर रोम, जहाँ रोम पाया जाता है, जो रोम को हम क्या करते हैं? क्लीक करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पक्षाभ करते हैं, पाया जाते हैं। ये अंडवाहिनी, श्वासनली या मुख गुहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंडवाहिनी जहाँ होता है, श्वासनली होता है और मुख गुहा। यहाँ पर कब होता है? पक्षमाभी या रोमक एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। तो ये 4 एपिथेलियम ऊतक के जगह के नाम भी हम लोग जान गए। अब क्या है? फिर क्या है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के बारे में, संयोजी ऊतक क्या है? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग को जानना है। संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है कि यह ऊतक शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने तथा अंग तथा शरीर को आकर प्रदान करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है। ये इसलिए इसको संयोजी ऊतक कहा जाता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ये तो हम लोग क्लियर हो गए। इन ऊतकों की उत्पत्ति भ्रूण के मीसोडर्म से होता है। अब देखिए यहाँ पर संयोजी ऊतक का कहाँ उत्पत्ति होता है? भ्रूण के मीसोडर्म से होता है। शरीर में यह ऊतक सबसे अधिक पाया जाता है। शरीर में यह ऊतक सबसे अधिक पाया जाता है। कौन? संयोजी ऊतक ये पाया जाता है सबसे अधिक। काहे हम लोग पहले ही बताए थे संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। तो कौन कौन होता है? वास्तविक संयोजी ऊतक होता है, कंकाली ऊतक होता है और तरल ऊतक। तो ये तीनों होते हैं। तो कंकाली हो गया तो हड्डी तो पूरा शरीर में ही है, वास्तविक संयोजी ऊतक तो पूरा शरीर में ही है, तरल ऊतक जो है पूरा शरीर में ही है, ब्लड तो पूरा शरीर में ही है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि संयोजी ऊतक पूरा शरीर में पाया जाता है। 3 प्रकार का होता है। अब हम इसके बारे में हम लोग जानेंगे और आगे इंट्रोडक्शन देंगे कि संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं। आपस में क्या होती है? कम जुड़ा होता है। आंतरिक कोशिकाएं आधात्री मतलब मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स के रूप में, आधात्री मतलब मैट्रिक्स के रूप में धंसी रहती है, एक दूसरे से जैसे धंसा रहता है। आधात्री जैली की तरल
धात्री जेली की तरल और तरल सघन या कठोर हो सकती है। धात्री जो होता है यह कैसा होता है, अधात्री जेली मैट्रिक्स जो कैसा हो सकता है, जेली की तरल भी हो सकता है, सघन भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलता रहता है। कैसा, जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का नाम आप बहुत जगह सुनिएगा, देखिए कि ये कैसा होता है, विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलते रहता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें हम संयोजी ऊतक में पहला हम भाग क्या पढ़ रहे हैं, रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, संयोजी ऊतक में तरल, जो कौन सा भाग था वो संयोजी ऊतक में तरल ऊतक था। तो रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं होता है जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं। आरबीसी एगो होता है श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं। एगो होता है प्लेटलेट्स होता है जिसको हम निलंबित होते हैं, यानी प्लेट, ये तीनों में निलंबित होता है, अलग अलग भागों का होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी उपस्थित होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, नमक होता है, हार्मोन होता है। रक्त जो है गैसों, शरीर के रक्त का काम क्या है, गैस का शरीर के पचे भोजन, हार्मोन्स और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करना, ले जाना काम होता है, यही काम है इसका। ये हम लोग पढ़ रहे थे रक्त का। रक्त किस में आता है, तो तरल संयोजी ऊतक में आता है। अस्थि संयोजी ऊतक यह एक उदाहरण है। अस्थि भी क्या है, संयोजी ऊतक का ही एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। पंजर मतलब कुछ कंकाल, पंजर में क्या होता है, कंकाल। यह मांसपेशियों को सहारा देता है। ये क्या करता है, मांसपेशियों को, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाने से पहले क्या होता है, कंकाल, पिलर तैयार करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में ये काम, या मांसपेशियों का सहारा देता है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देता है। ये शरीर के मुख्य अंग, अगर हमारे अंदर, मान लीजिए हम एक एज्यूम करें कि अगर हमारे अंदर अगर पंजर नहीं रहता, कंकाल, हड्डी नहीं रहता, तो कैसा हो शरीर होता है, शरीर केचुआ की तरह होता कि नहीं होता, केचुआ की तरह, ये मुड़ जाते हैं हम लोग, अस्थाई नहीं होता शरीर। तो यह ऊतक मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। अस्थि कार्यों के लिए इनको गुण के क्या उपयोगी हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धंसी होती है। अधात्री मतलब मैट्रिक्स में, कठोर मैट्रिक्स में धंसे होते हैं, जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बने। किससे बने होते हैं, कैल्शियम तथा फास्फोरस से बने होते हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक, जिसे हम स्नायु, हम बोले थे ना कि अस्थि जो होता है, कंकाल कितने भाग में बटा होता है, तो बटा होता है अस्थि और उपास्थि में। अस्थि और किस में बटा होता है, उपास्थि में बटा होता है। तो संयोजी ऊतक जिसे स्नायु कहते हैं, जिसको अस्थि बंधन तंतु कहते हैं, से जुड़े रहते हैं। यह ऊतक बहुत लचीला और मजबूत होता है। स्नायु में अधात्री बहुत कम होता है। स्नायु में क्या होता है, अधात्री में, स्नायु में मैट्रिक्स बहुत कम होता है। और अस्थियों को अस्थि को जोड़ते हैं। अस्थि को क्या करते हैं, अस्थि को जोड़ना क्या कहलाता है, तो वही हम बताए थे कि अस्थि को अस्थि को जोड़ना किस में आता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, अस्थि को जोड़ना ये वास्तविक संयोजी ऊतक में आता है। किस में आता है, वास्तविक संयोजी ऊतक में। ये क्या है, अब देखिएगा यहाँ पर, ये टेंडन, लिगामेंट, ये किस में आ रहा है, ये वास्तविक संयोजी ऊतक के रूप में आता है। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ना एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा है, जो अन्य प्रकार का बताया ना कि अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कौन है, वो वास्तविक संयोजी ऊतक, जिसको हम लोग कंडरा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं। अस्थि को जोड़ना क्या होता है, टेंडन बोलता है, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं कंडरा बोलते हैं। जो अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, जो अस्थि और क्या बोलते हैं, टेंडन। हाँ, अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, टेंडन। और जो अस्थि और अस्थि को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, स्नायु बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्नायु बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आगे नहीं पढ़े थे, तो अस्थि और अस्थियों को जोड़ता है तो उसको स्नायु बोला जाता है, जिसको स्नायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिगामेंट। और अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, कंडरा बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंडन बोलते हैं। ये मजबूत तथा सीमित लचीले वाले रसदार ऊतक होते हैं। उपास्थि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, कार्टिलेज। यह एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। कोशिकाओं के बीच जो होता है पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री मतलब मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा के बना होता है। किसके बना होता है ये, ठोस आधारित माने आधात्री मैट्रिक्स किसके बना होता है, प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। ये आपको ध्यान देना है।
यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना करता है। अगर ये नहीं रहता, कौन, ये प्रोटीन और शर्करा अगर नहीं रहता तो हमारा अस्थि के बीच जोड़ जो होता है चिकना बनता है ना, तो साइनोवियल जो होता है ना, साइनोवियल द्रव ये नहीं, किससे काम बनता है? ये प्रोटीन और शर्करा से बनता है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाता है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होता है। कौन कौन उपस्थित होता है? उपास्थि। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं, परंतु हाथ की अस्थि को नहीं मोड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो हार्ड होता है। सोचिए, दो ऊतक कौन किस प्रकार भिन्न है? एल्वियोरी संयोजी ऊतक त्वचा में होता है। एल्वियोरी संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थियों मजा में पाया जाता है। अब देखिए, एल्वियोरी ऊतक हम लोग पढ़ना है। तो एल्वियोरी ऊतक जो होता है ये क्या होता है? वास्तविक संयोजी ऊतक में आता है। एल्वियोरी ऊतक क्या आता है? एल्वियोरी ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक में, ये थोड़ा सा कम इसमें दिया है, देख लीजिए। वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत कौन आता है? एल्वियोरी ऊतक। एल्वियोरी ऊतक का काम क्या है? लचीले और संयोजी ऊतक को संयोजी ऊतक में संयोजी ऊतक भी कहते हैं। एल्वियोरी ऊतक को क्या कहते हैं? लचीले संयोजी ऊतक कहते हैं। ये विभिन्न ऊतकों अंगों को जोड़ने का काम करता है। ये विभिन्न ऊतकों और अंगों को जोड़ने का काम करता है। ये एल्वियोरी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट, माइक्रोफेजेस, ये होता है 3 प्रकार का। एल्वियोरी ऊतक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो हो जाएगा फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट और माइक्रोफेजेस, ये होता है। अब देखिए, एल्वियोरी ऊतक क्या होता है? ये रक्त नलिकाओं के चारों ओर नसों में अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है एल्वियोरी ऊतक? त्वचा में मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ये आपको पूछेगा स्थान कि कहाँ पाया जाता है एल्वियोरी। हम बता दिए एल्वियोरी संयोजी ऊतक है, ये वास्तविक संयोजी ऊतक के रूप में जाना जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है, रक्त नलिका में ये चारों ओर पाया जाता है, नसों में पाया जाता है, अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ये अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। अंगों के जो भीतरी जगह है वो क्या करता है? खाली जगह को भरता है। कौन? एल्वियोरी ऊतक। ये क्या करता है? ऊतकों को मरम्मत करने में भी सहायता करता है। और फिर क्या करता है? आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान भी करता है। ये कौन करता है? एल्वियोरी ऊतक करता है। ये 4-5 पॉइंट हम लोग पढ़ें, ये सब क्या करता है? हमारे शरीर के लिए काम आता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है इससे भी जानना है। वसा का संग्रह करने वाला वसाई ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतकों की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। वसा संग्रहित होने के कारण यह उष्मीय का होता है। उष्मीय का क्या होता है? उचाला का कार्य, उचाला का भी कार्य करता है। ये था हम लोग क्या? वसीय। तो वसीय के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो वसीय संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? यह त्वचा के नीचे और किडनी के चारों तरफ वसा कोशिकाओं के रूप में पाया जाता है। ये वसा संश्लेषण, संग्रहण, उपचाय करते हैं। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले स्तनधारियों को ताप क्षय से बचाता है। ये काम है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पेशीय ऊतक। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पेशीय ऊतक पढ़ रहे हैं। तो पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। कौन कौन? आरेखित, रेखित और हृदय पेशी, ये होता है। अनैच्छिक, ऐच्छिक। आरेखित को अनैच्छिक कहेंगे, रेखित को ऐच्छिक कहेंगे। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे हम लोग पेशीय रेशा भी कहा जाता है। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे हम क्या करते हैं? पेशीय रेशा भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। अगर पेशीय जहाँ नाम आया तो पेशीय काम क्या है? गति के लिए काम आता है। ये हमारा जो हाथ मुड़ रहा है, पैर मुड़ रहा है, आँख क्या होता है? आँख का सिकुड़ना, ये सब क्या है? पेशीय ऊतक के कारण होता है। संकुचन या प्रसार, ये सब क्या जो भी होता है। तो पेशियों में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन भी पाई जाती है, जिसे सिकुड़ने वाले प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिकुड़ने वाला प्रोटीन, जिसके संकुचन और प्रसार के कारण गति होता है। कुछ पेशियों के हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार। हमको हाथ मोड़ना है तो अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, पैर मोड़ना है तो अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं। विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, करने पड़ने पर गति करा सकते हैं, आवश्यकता पड़ने उनकी गति रोक सकते हैं। इस तरह की पेशीय ऊतक को क्या कहते हैं हम लोग? ऐच्छिक। ऐच्छिक को क्या कर सकते हैं? रैखिक। क्या कर सकते हैं? रेखित। क्या कहते हैं उसको? रेखित कह सकते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है।
ऐच्छिक पेशियों क्या कह सकते हैं हम लोग, कंकाल पेशी भी कहते हैं, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़े होते हैं, इसीलिए कहा जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ा होता है तथा शारीरिक गति में सहायक होता है। ये शारीरिक गति में क्या होता है, सहायक होता है। अगर हमारे अंदर क्या होता है, अगर मांसपेशियाँ नहीं होता तो हम लोग गति नहीं करते। मांसपेशियाँ क्या होता है, वो गति के रूप में का प्रदान करता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पेशियाँ हल्के तथा गहरे रंग में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरफ प्रतीत होती है। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखित रहित, शाखित करे, शाखा रहित, मैंने टहनी की तरह नहीं, एक रेशा होगा, शाखा नहीं, ऐसे फूट गया ऐसे रहे, शाखा रहित होता है, शाखा रहित, शाखा सहित नहीं। बहुजांघीय होता है, बहुन, हाँ देखिए ये क्वेश्चन आया था हम लोग देखिए सेट मारे थे, तो अब बहुनाभीय होता है। पेशीय उत्तक कैसा होता है, बहुनाभीय, उसमें केंद्रक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत नाभीय होता है, आया था बहुनाभीय। अब देखिए आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार संकुचन जैसे गति ऐच्छिक नहीं है। जैसे हमारा आहार नली में भोजन जाता है, रक्त नली जो रक्त नलिका का प्रसार होता है, ये संकुचन जो होता है ऐच्छिक नहीं है। हम अपने मन से हम चाहेंगे कि ब्लड को हम ले जाएं तो नहीं हो पाएगा, वो अपने मन से चल रहा है, ठीक है ना। फिर क्या है, हम इन गतियों की इच्छा अनुसार या बंद नहीं कर सकते ना चालू कर सकते। चिकनी पेशियाँ अथवा अनैच्छिक पेशियाँ इन्हीं गति को नियंत्रित करती हैं। चिकनी पेशियाँ होती हैं, कैसी पेशियाँ होती है, चिकनी पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ इन्हीं गति को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ये आँख की पलक देखिए, अनैच्छिक गति में कौन आता है, और क्या है अनैच्छिक गति, अरेखित गति कौन आता है, आँख की पलक, मूत्रवाहिनी बता रहे हैं, मूत्रवाहिनी। हम ये नहीं है कि हम जाके हम लोग अगर हमको जब मन किया तो हम जाके हम टॉयलेट कर लें, ऐसा नहीं, वो उसके अनुसार चलता है। हम अपने मन से हम कभी टॉयलेट नहीं कर सकते उसके, ये क्या है, अनैच्छिक गति। मूत्रवाहिनी फेफड़ों की श्वासन में भी पाया जाता है। फेफड़ों की श्वासनी जो होता है वो भी क्या होता है, अनैच्छिक होता है। कोशिकाएं लंबी और इनकी आखिरी सिरा नुकीला होता है। जो हम लोग क्या करते हैं, कोशिकाएं लंबी और आखिरी सिरा जब नुकीला होता है तो उसको हम क्या करते हैं, हम कल बताए थे, मूली का उदाहरण दिए थे। मूली कैसा होता है, किस आकार का होता है, तुर्क रूपी आकार का होता है। तो ये एक केंद्रिकीय होती है, ये क्या होती है, एक केंद्रिकीय होती है, इसमें एक केंद्रक होता है, इसमें अनैच्छिक। इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हाँ, हृदय की पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती है। क्या है पड़ा, देख लीजिए। हृदय की पेशी क्या होती है, जीवन भर लयबद्ध होता है, माने चलते रहता है, होकर प्रसार या संकुचन करते रहते हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक क्या है, कार्डिक को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, हृदय पेशी कहा जाता है। इसको इसीलिए क्या कहा जाता है, हृदय पेशी कहा जाता है। हृदय पेशी को मान लीजिए आरेखित एक होता है ना, हृदय पेशी के बारे में बात किया, तो हृदय पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार या संकुचन करती रहती है, अतः इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक पेशी भी कहा जाता है। तब ऐसा नहीं है कि जो हृदय पेशी है कि कौन सा पेशी है, तो अनैच्छिक पेशी। हृदय भी कैसा है, अनैच्छिक पेशी, ये भी आपको ध्यान रखना है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार, शाखाओं वाली और एक केंद्रिकीय होती है। कैसी होती है, एक केंद्रिकीय। क्या है कि हमारा अनैच्छिक जो पेशी हो, एक केंद्रिकीय होगा, तो ये भी एक केंद्रिकीय होगा, हृदय पेशी एक केंद्रिक होगा। तो ये अब हम आगे जाने, अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो तंत्रिका ऊतक क्या होता है, तंत्रिका ऊतक के बारे में हम लोग को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे कि हमारे शरीर में सबसे लंबी सबसे बड़ा ऊतक कौन होता है, तो तंत्रिका ऊतक होता है, पता है ना, सबसे बड़ी ऊतक वही है, तंत्रिका ऊतक। तो सभी कोशिकाओं में तंत्रिका का काम क्या है, सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होता है। एक तरह से एक संवेग उत्पन्न करता है, संवेदना उत्पन्न करने का काम करता है, स्टिमुलस का काम करता है, एक तरह से उद्दीपक का काम करता है। ये क्या है, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है, अति शीघ्र उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, रासायनिक और विद्युत दोनों काम करता है, दोनों काम करता है, रासायनिक और विद्युत दोनों उत्तेजना काम करता है इसमें, तंत्रिका ऊतक में। इस उत्तेजना को बहुत शीघ्र
पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। अगर रासायनिक और वैद्युत अगर नहीं होता तो अगर हमारा पैर में चुभा अगर कांटा है तो हमको कब पता चलता है? बहुत दिन बाद मालूम चलता है। तो ये क्या आता है, ये किसके कारण से होता है? तो तंत्रिका ऊतक के कारण। मस्तिष्क और मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का क्या कहता है? न्यूरॉन कहते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी किससे बना होता है? तंत्रिका ऊतक से बना होता है। और तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक, देखिए न्यूरॉन में क्या होता है? कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा, ये भी जानना है। कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्मा। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं। कैसे निकलती है? लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं। एक फिगर में हम लोग देखेंगे। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है। न्यूरॉन में क्या होता है? लंबा प्रवर्ध होता है, जिसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। क्या होता है? उसको कहते हैं एक्सॉन कहते हैं। हाँ, देखिए लंबा प्रवर्ध को क्या कहते हैं? हम एक्सॉन कहते हैं। तथा बहुत सारे छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध को क्या कहते हैं हम लोग? प्रवर्ध सभी। यहाँ पर कहने का मतलब है कि बहुत सारे छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं, बहुत सारे। तो प्रवर्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? द डेट्राइट्स। प्रवर्ध को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? डेट्राइट्स कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। एक तंत्रिका कोशिका कितना मीटर तक लंबी हो सकती है? 1 मीटर तक। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तंत्रिका का। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका रेशा संयोजी बंध होता है, तब तंत्रिका का निर्माण होता है। तो देखिए तंत्रिका होता है। अब इसके बारे में फिगर के माध्यम से भी एक बार रिवीजन हम लोग कर लेंगे। तंत्रिका रेशा से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को क्या कहते हैं? तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायक करता है। अपनी इच्छा अनुसार, हम किसी के अनुसार नहीं करते, अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। तंत्रिका तथा पेशी ऊतक का क्रियात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक प्राथमिक मौलिक होता है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। अगर हमारे शरीर में उत्तेजना नहीं हो तो क्या होगा? हम क्रिया नहीं करेंगे। ये उत्तेजना हमारे लिए ये पूरक का काम करता है। अगर हम उत्तेजना होगा तभी हम कोई काम करेंगे। कहीं भी हमारे शरीर में उत्तेजना का होना बहुत अति आवश्यक। अब है इसके फिगर हम लोग जानेंगे। फिगर के अनुसार हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे कि इसमें फिगर के अनुसार रिवीजन करने का मुझे बहुत ज़रूरी है हम लोग को कि क्या है इसमें क्या होता है। देख लीजिए कि जो बाल की तरह यहाँ पर फैला हुआ है, बाल की तरह इसमें क्या होता है? बाल की तरह फैला हुआ है। इसमें जो है डेट्राइट्स करते हैं। बीच में केंद्रक होता है। फिर जो डेट्राइट्स के चलने के बाद एक डेट्राइट्स जाता है, तो जो केंद्रक के बाद बाहरी जो डेट्राइट्स के पास और केंद्रक के बीच में कौन सा होता है? साइटोन होता है। क्या कहलाते हैं? उसको कहते हैं हम लोग साइटोन कहते हैं। साइटोन से होते हुए ये कहाँ जाता है? ये साइटोन से होते एक्सॉन। एक्सॉन कैसा होता है? एक्सॉन एक पार्ट है। एक्सॉन के ऊपर भी झिल्ली होता है जो इसमें नहीं दिखाया गया है। फिर माइलिन सिथ एगो पार्ट होता है जो क्या करता है? नोड ऑफ रेनवियर यदि एक्सॉन और माइलिन सिथ को मिलने से क्या बनता है? एक नोड बनता है। उस नोड को क्या करते हैं हम लोग? नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और आगे बढ़ते हुए क्या एक पीछे वाला भाग को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है? तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। जब दो तंत्रिकाएं जब एक जगह मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? जब एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर और दूसरे न्यूरॉन के डेट्रॉस के अंतिम छोर को क्या जोड़ने को क्या कहते हैं हम लोग? स्नैप्स कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग? सिनेप्स। क्या है कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर, एक न्यूरॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेट्राइट्स के जुड़कर जो बनता है जुड़ाव, उसको क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। तो यही हम लोग का आज का था चैप्टर खत्म हो गया है।